नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिमाचल में 12 तारीख को वोटिंग होगी। गुजरात में 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। नतीजे दोनों जगह आएंगे 8 दिसंबर को। अब सोचिए कि गुजरात में तो फिर भी समझ में आता है कि 1 और 5 को चुनाव होगा और 8 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन हिमाचल में सोचिए कि 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? आखिर इतना दिन ईवीएम में वोट आपका करेगा क्या और क्या है इसकी वजह? मैं नहीं कह रहा हूं। एक तो गुजरात चुनाव के जो आज जो तारीखों का ऐलान किया गया है उसको लेकर तमाम लोग हमलावर हैं। जो लोग भी हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं इस समय फेसबुक पेज पर, वो प्लीज बताएं कि गुजरात में इस बार किसकी लॉटरी लगने वाली है और क्या होगा सचमुच। सवाल है कि क्या गुजरात बीजेपी अपना बरकरार रख पाएगी या आम आदमी पार्टी नुकसान कर रही है? कांग्रेस का क्या होगा? जिग्नेश मेवानी बड़े दलित चेहरा है, कांग्रेस के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया के हिसाब से देखो तो लहर तो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पवन खेरा ने जो एक बात कही है, क्या प्रधानमंत्री के तारीखों को ध्यान में रखकर चुनाव का ऐलान किया जाता है? पवन खेरा ने एक बात कही है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कि प्रधानमंत्री चूंकि सरकारी खर्चे पर अगर डेट अनाउंस हो जाता है तो अब जब प्रधानमंत्री रैली करेंगे तो उसको पार्टी के खर्चे में डाला जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो रैली कर रहे थे वो सारे के सारे खर्चे देश का खर्चा था, क्योंकि तब अनाउंस नहीं होता। सुनिए। यहाँ तक कि उर्मित भाटिका का राजकीय शोक तक भाटिका होने के तीसरे दिन को प्रधानमंत्री को पूरा अवसर मिला सारे रिपब्लिक पार्टी के। आवाज कम है इस वीडियो में। एक पवन खेरा कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके विलंब होने का कारण यही है कि प्रधानमंत्री को सरकारी खर्च पर अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने थे। यहां तक कि मोरबी घटना का राजकीय शोक भी तीसरे दिन हुआ ताकि पीएम मोदी गुजरात में सारे रिबन काट सके। ये पवन खेरा ने आरोप लगाया है। सोचिए, एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये बीजेपी का एक समर्थक है और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। ये शख्स कह रहा है कि 1200 नहीं 12,000 हो जाए सिलेंडर का दाम और 40 किलो के बजाय 400 रुपए किलो मिले। मतलब वोट जरूर दूंगा, तिलक लगाए हुए। देखिए, जनता सिलेंडर 1200 के बजाय 12,000 में खरीदे, आलू 400 के बजाय 40 रुपए बजाय 400 रुपया किलो खरीदे, फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दे। नहीं, गोरखपुर में आप बात कर रहे हैं, आप सुना आपने? गोरखपुर में तो भाजपा की, चाहे जनता सिलेंडर 1200 के बजाय 12,000 में खरीदे, आलू 400 के बजाय 40 रुपए बजाय 400 रुपया किलो खरीदे, फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही तो सोचिए, गुजरात से अगर आप लोग हैं तो मुझे बताइए कि गुजरात में क्या चल रहा है। और अगर आप लोग कोई गुजरात से मेरे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि गुजरात में इस बार चुनाव वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बीजेपी का मान सम्मान क्रेडिबिलिटी सब कुछ दाव पर है। नीतीश कुमार बड़े फैक्टर है। नीतीश कुमार खुद पटेल कम्युनिटी से आते हैं और उनका भी अहम भूमिका है। तो पिछड़ा, आज मैं जंतर मंतर पर था, वहां मैंने देखा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान बीजेपी से तेजी से नाराज हो रहे हैं। तो बीजेपी को हो सकता है कि नीतीश कुमार से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़े। और अगर ओबीसी वोट हटता है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज है, मुसलमान नाराज है, और सवर्णों में वैश्य समाज के वोट पे जिस तरह से केजरीवाल सेंध लगा रहे हैं, इससे तो साफ है कि बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है गुजरात। क्या होगी ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात का, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। हिमाचल में क्या होगा? हिमाचल में मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन सबसे खास बात है कि बीएसपी भी सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मीडिया कोई दिखाएगा नहीं। वही राजस्थान में मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस की विदाई तय है। जिस तरह से वहां जातीय हिंसा सवाब पर है, अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज भी चंद्रशेखर रावण वहां धरना दे रहे हैं। पानी छूने के लिए पहले एक बच्चे की हत्या हो गई थी। तो राजस्थान में हिंदू मुस्लिम भी सवाब पर है, जातीय हिंसा भी सवाब पर है। तो ये तो तय है कि कांग्रेस जो है वो बहुत मुश्किल में चली जाएगी। वही छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से 2 शेड्यूल कास्ट के लोग के साथ मार पिटाई हुई है, वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला है, वो भी खतरनाक है। तो गुजरात में जिस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है, 1 और 5 को चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 8 दिसंबर को
हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव होगा, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। तो इससे साफ है कि 2 राज्यों में गुजरात अगर बीजेपी हारती है तो यकीन मानिए नीतीश कुमार के लिए बड़ी लॉटरी लगेगी और उनकी पूरे काम पर लोगों की नजर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात का चुनाव जो है वो लगभग 2024 के लिए बड़ा मैसेज देगा। अगर गुजरात चुनाव बीजेपी हार जाती है तो यकीन मानिए मीडिया को भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिलहाल तमाम टेलीविजन चैनल अखबारों को लगा दिया गया है कि वो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी भी तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है। लेकिन कल्पना कीजिए अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस की जगह बीजेपी होती तो वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेती। ये जो तमाम बीजेपी के जो विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इतने स्वार्थी लोग हैं कि ये लोग कभी भी कोई समाज हित में गठबंधन नहीं करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर ले तो 2 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी को, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस देश में सवर्णों की जो पार्टियां हैं ना, वो चाहती है कि किसी सवर्ण के पास ही सत्ता रहे, चाहे कभी बीजेपी आए, कभी कांग्रेस आए, कभी आम आदमी पार्टी आए, चाहे ममता बनर्जी आ जाए, चाहे नवीन पटनायक आए। और भारत का संविधान डाइवर्सिटी का मसला है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजनों को अपने हक अधिकार कहां सुरक्षित है वो जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है गुजरात में मामला फंसा हुआ है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वहां हंग असेंबली होगी। मैं फिर कह रहा हूं जहां हंग असेंबली होती है वो जनता के लिए फायदेमंद होता है। मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे कि जन लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और बहुजनों के लिए तो मजबूर सरकार ज्यादा काम करती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, गुजरात में किसकी बाजी लगेगी? मुझे लगता है वहां फिलहाल हंग असेंबली की उम्मीद है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर ले तो बीजेपी हार सकती है, लेकिन सोचिए ये दोनों पार्टी बीजेपी को गाली दे सकती है लेकिन हराने के लिए मैदान में नहीं आएगी। यही होती है सवर्णों की राजनीति। मंच वो संभालेंगे, दरिया आप संभालिए। इतना जरूर कह सकता हूं कि तमाम वैश्य समाज को छोड़ दीजिए, अगर गुजरात में वोट देते केजरीवाल को, फिलहाल सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। आज मैंने जंतर मंतर पर भी देखा लेफ्टिस्टों में भी सवर्ण नहीं है। तो बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों को SC ST OBC माइनॉरिटी के वोटर धो रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों में भी उनके समाज का नेता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आप चट्टी भी उठाइए, बोरा उठाइए। इसलिए मैं बहुजनों को कहता हूं कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के साथ ही बने रहे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।